हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 9th का साइंस अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ा था, जिसमें से हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिया है। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक हमारा होगा पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हमने पढ़ा था कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। आज हम देखेंगे कि इन्हीं अवस्थाओं में पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कैसे बदला जाता है और उसको हम क्या नाम देते हैं। तो देखिए, अगर गैस अवस्था से पदार्थ को हम लोग ठोस अवस्था में बदलें, गैस से किस में बदलें, ठोस अवस्था में बदलें, तो इसे हम परिवर्तन को कहते हैं दृढ़ीकरण। इसके लिए गैस को ठंडा करना पड़ता है। क्या करते हैं? गैस को ठंडा करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, उसका दाब बढ़ाते हैं, तो वो ठोस अवस्था में बदलती है और प्रक्रिया का नाम हो जाता है दृढ़ीकरण। उल्टा इसका, अगर ठोस को गैस अवस्था में बदला जाए, ठोस को गर्म कर दें, उसका ताप बढ़ाएं, तो गैस अवस्था में जब बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसमें ध्यान देना कि ठोस सीधे गैस में बदलेगा, बीच में द्रव नहीं आएगा। अभी आगे डिटेल में हम ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ठोस जब डायरेक्ट गैस में बदलता है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इधर आते हैं, अगर ठोस से हम द्रव बनाएं, ठोस को पिघलाएं गर्म करके, हाँ यहाँ नीचे, ठोस से द्रव बनाएं, ठोस को क्या करें, गर्म करके पिघला दें, तो इस प्रक्रिया को हम लोग गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन। ठोस से द्रव का बनना गलन कहलाता है। इसका उल्टा, द्रव से ठोस का बनना हिमीकरण या जमना कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण या जमना कहलाता है। फिर देखते हैं, अगर गैस से हम द्रव में बदल रहे हैं तो उसको संघनन कहते हैं, और द्रव से अगर गैस में बदल रहे हैं इसे वाष्पन कहते हैं। गैस से द्रव संघनन और द्रव से गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। अब इन्हीं प्रक्रियाओं में कुछ हमारे पाठ्यक्रम में है जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? देखिए, ऊर्ध्वपातन पढ़ेंगे हम लोग, वाष्पन पढ़ेंगे, गलन पढ़ेंगे और हिमीकरण पढ़ेंगे। ये पांचों आपके पाठ्यक्रम में है। इन चार आपके पाठ्यक्रम में है। इन चारों को हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थ को क्या करते हैं हम? गर्म करके, ठंडा करके, ताप में और दाब में परिवर्तन करके विभिन्न अवस्थाओं में एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पहली प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, गलन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गलन, जिसको इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं। और गलन से ही संबंधित एक और पद आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं गलनांक। तो आज का इस अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा गलन एवं गलनांक, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो हेडिंग लिखेंगे गलन एवं गलनांक, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, अगर हम ठोस पदार्थ को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? ठोस पदार्थ को। ठोस पदार्थ को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? आप डेली लाइफ में देखते भी होंगे, किसी ठोस को अगर गर्म किया जाए तो पहले तो उसका तापमान बढ़ता है, वो गर्म होता है, उसका ताप बढ़ता है। तो पहले क्या होता है? ताप में वृद्धि होती है। फिर गर्म करते जाइए, ताप बढ़ता जाएगा। फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उस ठोस का ताप बढ़ना बंद हो जाता है। ताप का बढ़ना बंद हो जाता है। एक निश्चित ताप पर पहुंचने के बाद वो ठोस पिघलने लगता है। क्या होता है? ठोस पिघलने लगता है। और फिर उसके बाद जब वो पूरी तरह से पिघल जाएगा तब फिर उसका ताप बढ़ना शुरू होगा। तो जब तक वो पूरी तरह से पिघल नहीं जाता तब तक उसका ताप बढ़ना रुक जाता है। पहले ठोस को गर्म करेंगे तो क्या होगा? उसका ताप बढ़ेगा। पहले क्या होता है? ताप बढ़ता है और फिर एक निश्चित ताप तक पहुंचने के बाद उसका ताप बढ़ना बंद हो जाता है और वो पिघलने लगता है, यानी ठोस से द्रव में बदलने लगता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। उस अवस्था, गलन की प्रक्रिया के दौरान उस वस्तु का ताप बढ़ना रुक जाता है। क्या होता है? ताप बढ़ना रुक जाता है और सिर्फ ठोस द्रव में बदलेगा। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग गलन कहते हैं। तो क्या डिफिनीशन हो जाएगी? किसी ठोस को गर्म करने पर, यहाँ पर छूट गया है, गर्म करने पर ताप में वृद्धि हुए बिना
द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। शुरू में ताप बढ़ता है, फिर ताप बढ़ना बंद हो जाता है और ठोस पिघलने लगता है, द्रव में बदलने लगता है, तो उसी समय उसे गलन कहेंगे जब ताप बढ़े बिना द्रव अवस्था में बदलता है। तो किसी ठोस को गर्म करने पर ताप में वृद्धि हुए बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गलन कहते हैं। चलिए, तो जो निश्चित एक ताप आ रहा है जिस पर वो पिघलने लग रहा है, उससे पहले ठोस पिघलता नहीं है। ठोस पिघलता नहीं है, यानी हम कहते हैं कि किस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलेगा, तो वही ताप जिस पर ताप पिघलने लगता है उसके नीचे तो पिघलेगा नहीं, तो यानी वो ताप न्यूनतम ताप है जहाँ वस्तु पिघलना शुरू कर रही है, ठोस पिघलना शुरू कर रहा है। उसी न्यूनतम ताप को हम लोग उस ठोस का गलनांक कहते हैं। उससे नीचे पिघलना संभव नहीं है, उसी न्यूनतम ताप को हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ने, बर्फ़ का जो गलनांक है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ जब भी पिघलेगा कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस का ताप होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर बर्फ़ कभी नहीं पिघलेगा। जब भी पिघलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर भी पिघलेगा और जल्दी पिघलता है, लेकिन न्यूनतम ताप को हम गलनांक बोलते हैं जिस पे कोई ठोस पिघलना शुरू करता है, तो वह न्यूनतम ताप 0 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या डिफिनेशन हो जाएगा? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। यहाँ पर एक शब्द आया, एक वायुमंडलीय दाब। ये क्या है? जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, गैसों से वायुमंडल भरा हुआ है, तो ये सभी गैसें यानी वायुमंडल हर पदार्थ पर, हर सतह पर अपना दाब डालती है, जिसे हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, मुक्त रूप से जो ये हमारा वायुमंडल है हर चीज़ पर दाब डाल रहा है, जिसे हम एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब पर जब कोई ठोस जिस न्यूनतम ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फिर से एक बार सुन लें, किसी ठोस को गर्म करने पर ताप में वृद्धि हुए बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस ठोस का गलनांक कहलाता है। चलिए, तो गलनांक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गलन की व्याख्या। जो गलन हो रहा है, ठोस को हम गर्म कर रहे हैं तो पिघलने लग रहा है, जिसे हम लोग गलन कर रहे हैं, उस गलन की अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कैसे करेंगे? क्वेश्चन पूछ सकता है कि अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या करें। तो अणुगतिज सिद्धांत क्या कहता है कि जब हम किसी ठोस को गर्म कर रहे हैं तो ठोस किससे मिलकर बना है? कणों से मिल करके बना है। तो जब किसी चीज़ को हम लोग गर्म करेंगे तो जो कण होंगे, इन कणों की ऊर्जा बढ़ेगी। कण की ऊर्जा ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब ये तीर ऊपर की तरफ बना है मतलब बढ़ेगा। तो हम जब ठोस को गर्म कर रहे हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो रही है? बढ़ रही है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो ज़्यादा गति करेंगे, और जब ज़्यादा गति करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कणों के बीच की जो दूरी होगी वो बढ़ती जाएगी। ठोस में दूरी बहुत कम होता था क्योंकि आकर्षण बल ज़्यादा होता है, लेकिन जब गर्म करेंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण कणों के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी, आकर्षण बल घटने लगेगा। और गर्म करते जाएं तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इन कणों की जो गतिज ऊर्जा है इतनी अधिक हो जाएगी कि वह स्वतंत्र रूप से गति करने लगेंगे, और जो क्रिस्टल जालक होगा ठोस का वो टूट जाएगा। क्रिस्टल जालक का मतलब क्या होता है? ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि जो उनके कण होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था क्रम होता है, वो निश्चित होता है। एक निश्चित अरेंजमेंट में वो निश्चित ऑर्डर में वो अरेंज होते हैं। ठीक है, एक निश्चित फिक्स पैटर्न में ही उसके पर जो कण होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं, तो उसी को हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो जब गर्म करते जाएंगे तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इनकी ऊर्जा इतनी अधिक हो जाएगी कि जो क्रिस्टल जालक होगा, जो कणों का एक व्यवस्था क्रम होगा, वो टूट जाएगा और जो कण होंगे स्वतंत्र रूप से गति करने लगेंगे। इस अवस्था में, इस स्थिति में जो हमारा द्रव होगा, जो ठोस होगा, वह द्रव अवस्था में बदल जाएगा। यही क्रिया क्या कहलाता है? गलन कहलाता है।
तो क्या लिखेंगे हम लोग, अणुगति सिद्धांत के अनुसार ठोस को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कणों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। लगते हैं, ठीक, कोई भी लिखें। और आकर्षण बल घटने लगता है। गर्म करते रहने पर ऐसी स्थिति आ जाती है कि कण स्वतंत्रतापूर्वक गति करने लगते हैं तथा ठोस का क्रिस्टल जालक टूट जाता है और वह द्रव में बदल जाता है। यह क्रिया गलन कहलाती है। तो गलन की व्याख्या इस प्रकार हम लोग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या, पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग ठोस को गर्म करते हैं, ठोस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो पहले क्या होता है, पहले तो इसका ताप बढ़ेगा। ताप क्या होगा, बढ़ेगा। शुरू में सिर्फ ताप बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा स्थिर, ताप स्थिर हो जाएगा। लेकिन जो ठोस होगा वो किस में हो जाएगा, द्रव में बदलने लगेगा। ताप स्थिर रहेगा और ठोस किस में बदलेगा, द्रव में परिवर्तित होने लगेगा, द्रव में परिवर्तन होने लगेगा। अभी पीछे हमने पढ़ा ये बात। तो क्या हो रहा है, जब ताप स्थिर है और ठोस द्रव में बदल रहा है, ऊष्मा तो हम दे ही रहे हैं, गर्म तो कर ही रहे हैं, यानी जो ऊष्मा ऊर्जा वो खर्च हो रही है, लेकिन यह ऊष्मा ऊर्जा कहाँ जा रही है ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि ऊष्मा का प्रभाव हम लोग ताप के रूप में ही देखते हैं कि ऊष्मा दे रहे हैं, ताप बढ़ रहा है, ऊष्मा दे रहे हैं, ताप बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ताप स्थिर है, मतलब हमें ऊष्मा का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। वो ऊष्मा कहाँ खर्च हो जा रही है, उस ठोस को द्रव में बदलने में खर्च हो जा रही है, मतलब एक तरह से गायब हो जा रही है। क्योंकि ऊष्मा का प्रभाव हम लोग यही जानते हैं कि ऊष्मा बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा, दिखना चाहिए। तो शुरू में हमने ठोस को गर्म किया, ऊष्मा बढ़ा, ताप बढ़ा, हमें ऊष्मा दिखाई दी कि ऊष्मा हमारा ताप बढ़ाने में जा रहा है, दिख रहा है, असर दिख रहा है उसका। लेकिन जब ताप स्थिर हो गया, फिर वो द्रव में बदलने लगा, उस समय ऊष्मा का प्रभाव गायब सा हो जाता है। इसीलिए उसको नाम दिया गुप्त ऊष्मा। क्या नाम दिया, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि जब हम 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, इस ताप को क्या बोलते थे, गलनांक बोलते थे। तो जब 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करते हैं, तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा की मात्रा को हम लोग गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग अब समझेंगे हिमीकरण एवं हिमांक, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। हिमीकरण एवं हिमांक, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए हिमीकरण क्या बताया था कि जब किसी द्रव को हम लोग ठंडा करेंगे और वो ठोस अवस्था में बदलने लगेगा, तो उसे हम हिमीकरण कहते हैं। द्रव को ठंडा करने पर किस में बदलने लगेगा, ठोस में बदलने लगेगा। तो क्या होता है, जब हम द्रव को ठंडा करते हैं तो उसका ताप घटता है। द्रव का ताप घटाएंगे, ठंडा करेंगे मतलब ताप घटाएंगे। तो जब द्रव का ताप घटाएंगे तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब गर्म करने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो ठंडा करने पर गतिज ऊर्जा घटने लगेगी। तो जब द्रव का ताप घटाते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा घटती है, जिससे क्या होगा, कणों के बीच का आकर्षण बल बढ़ने लगेगा। जब ऊर्जा घट गई तो कण दूर दूर कम भागेंगे, यानी पास पास आने लगेंगे, अर्थात आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ता जाएगा और उनके बीच की दूरी घटती जाएगी। और ऐसे ही हम करते जाएं, ताप को कम करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक ऐसे निश्चित ताप तक हम पहुंच जाएं कि उसके बाद जो आकर्षण बल हो वो प्रबल हो जाए। आकर्षण बल बढ़ते बढ़ते बहुत अधिक हो जाता है, इतना प्रबल हो जाता है कि जो हमारे कण होंगे इतने पास पास आ जाएं कि जो द्रव है वो ठोस रूप में बदल जाए। क्या हो जाए, ठोस रूप में बदल जाए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द्रव का ताप घटाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा घटती है, जिससे कणों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है तथा एक निश्चित ताप पर या उससे नीचे ताप पर या उससे भी कम कर सकते हैं, आकर्षण बल प्रबल हो जाता है, जिससे द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है। द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिमीकरण कहलाती है। द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है।
और वह निश्चित ताप जिस पर हिमीकरण होता है हिमांक कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर हिमीकरण होता है हिमांक कहलाता है। जैसे जल का उदाहरण लिया जाए तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जो होगी वो किस में, जो जल होगा वो बर्फ़ में बदलने लगेगा। 0 से कम पर तो बदलेगा ही, लेकिन 0 से अधिक ताप पर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो वो अधिकतम ताप जिस पे कोई द्रव ठोस में बदलने लगता है वो उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। देखिए सामान्यतः जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो वह पिघलने लगता है और द्रव में बदलने लगता है, जिसको हम लोग गलन के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसे भी पदार्थ मौजूद हैं जिनको अगर हम गर्म करें तो वह द्रव में नहीं बदलते और सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज या सब्लिमेट कहा जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन नाम देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातज सब्लिमेट कहलाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण वाइज देखें अगर तो नौशादर है, कपूर है, आयोडीन है, नैप्थलीन है, ये सभी हमारे ऊर्ध्वपातज हैं। इनको गर्म करने पर ये सीधे गैस में वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक आज का, अशुद्ध नौशादर का शोधन कैसे करते हैं। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, अशुद्ध नौशादर का शोधन कैसे करते हैं, या इस दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि ऊर्ध्वपातन का एक उपयोग बताइए। ऊर्ध्वपातन का एक उपयोग बताइए। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको समझा देते हैं। आप इसकी लैंग्वेज खुद लिखेंगे, 4-5 लाइन लिखना है, खुद से आप लिखेंगे, समझा दे रहे कैसे लिखेंगे। देखिए नौशादर अगर अशुद्ध है, नौशादर को अमोनियम क्लोराइड भी बोला जाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसका शुद्ध इसी को नौशादर कहते हैं। तो अगर नौशादर अशुद्ध है तो उसको शुद्ध कैसे करते हैं, इसको ऊर्ध्वपातन विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्योंकि अभी पढ़ा था नौशादर हमारा ऊर्ध्वपातज है, यानी इसको गर्म करने पर सीधे ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक जाली वाले स्टैंड ले लेंगे, इस पर जाली लगी होगी, इस पर एक चीनी मिट्टी की प्लेट रख देंगे। चीनी मिट्टी की प्लेट इस पर रख दिया, कटोरी है चीनी मिट्टी का बना हुआ, नीचे बर्नर लगा दिया जिस पे हम लोग बर्नर जला करके इसको गर्म करेंगे। इस कटोरी के अंदर हम लोग क्या लेंगे, अशुद्ध नौशादर अमोनियम क्लोराइड रख लेंगे और ऊपर से इस कटोरी के ऊपर एक ग्लास की शीशे की कीप लगा देंगे, उल्टा करके रख देंगे। कीप को क्या करेंगे, उल्टा कीप रखेंगे। कीप को क्या रखेंगे, उल्टा रखेंगे। और उसके जहाँ ये सिरे पर जहाँ ये खुला हुआ है इसमें रुई भर देंगे। कीप के मुख पर क्या लगा देंगे, रुई भर देंगे, जिससे वाष्प बाहर ना निकलने पाए। अब क्या करेंगे, बर्नर को जला देंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो जो हमारा शुद्ध नौशादर होगा उसका ऊर्ध्वपातन होगा और वो वाष्प के रूप में ऐसे ऊपर आएगा और इस ठंडी कीप पर चिपक जाएगा। ठंडी कीप पर क्या होगा, संघनित होकर के उसकी जो वाष्प होगी वो ठंडा होगी, संघनन हो जाएगा उसका। वाष्प से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, जब ठंडा हो जाता है तो वाष्प यहाँ पे ठंडी होगी और संघनित होकर के इस पर आकर के चिपक जाएगी। कौन, अमोनियम क्लोराइड की वाष्प। बाद में हम क्या करेंगे, इसकी कोटा लेंगे और वहाँ से अमोनियम क्लोराइड को खुरच करके निकाल लेंगे। तो इसी को आपको लिखना है। क्या लिखेंगे कि एक चीनी मिट्टी के कटोरी में अशुद्ध नौशादर लेते हैं, कटोरी के ऊपर एक कीप को उल्टा कर देते हैं, कीप के मुख में रुई लगा देते हैं। अब कटोरी को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन होता है, जिससे वाष्प के रूप में नौशादर ऊपर आता है और ठंडे कीप पर
संघनित होकर चिपक जाता है, जिसे खुरच करके अलग कर लेते हैं। ये था अशुद्ध नवसादर का शोधन या फिर ऊर्ध्वपातन का एक उपयोग। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के 2 और छोटे पॉइंट पढ़ेंगे, वाष्पीकरण और क्वथन और वाष्पीकरण, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।